अब यहाँ पे देखें कि थॉमस हार्डी एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, ठीक है, उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से एक ग्रेट नॉवलिस्ट है। हार्डी के बारे में वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बता तो दिया, लेकिन हाउ ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट, और जो वेसेक्स वर्ल्ड थी या उसकी पेसिमिस्टिक टोन थी, इन सारों के बारे में एंड ओवरऑल अब हम उसका व्यू देखते हैं कि हार्डी एक कैसा नॉवलिस्ट था। Thomas Hardy is one of the greatest English novelists. With his 14 novels, he has carved for himself a niche in glorious mansion of English novel. He is a great poet as well as great novelist, but the success and popularity of his novels, especially his six major novels, has overshadowed his glory as a poet. और जो है वो जो है एक ग्रेट पोइट था एज वेल एज ग्रेट नॉवलिस्ट, और जो उसकी सक्सेस और पॉपुलैरिटी है उसके नॉवेल्स की, वो स्पेशली उसके सिक्स नॉवेल्स जो हैं वो उसकी ओवरशैडो करते हैं ग्लोरी एज अ पोइट को। एज अ डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग pitted अगेंस्ट द वास्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, वो जो है एक डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो कि pitted अगेंस्ट, उसको तरस आता था अगेंस्ट द वास्ट फोर्सेस, एक डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि एक ह्यूमन बीइंग्स की डिलाइनेशंस को शो करता। डिलाइनेटर यानी कि डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा ऐसा डिलाइनेटर जिसे कहते हैं जो कि नैरेटर होता है। डिलाइनेटर यानी कि जो डाउनफॉल बयान कर रहा होता है, ऐसा कहानी सुनाने वाला जो कि किसी चीज़ का डिक्लाइन शो कर रहा होता है। और ये कौन किसका डिक्लाइन शो करता था? ह्यूमन बींग्स का डिक्लाइन शो करता था, उनको डिलाइनिएट करता था। तो क्योंकि ये एक डिलाइनेटर था ह्यूमन बींग्स का, जो कि और ह्यूमन बींग्स कौन थे? जो कि वास्ट फोर्सेस ऑफ नेचर के अगेंस्ट जो है पिटेड, यानी कि वो बेचारे बदहाल हुए होते थे। ही स्टैंड सुप्रीम। तो अगर एज अ डिलाइनेटर ऑफ ह्यूमन बींग्स पिटेड अगेंस्ट वास्ट फोर्सेस ऑफ नेचर देखा जाए, तो जो थॉमस हार्डी है वो स्टैंड सुप्रीम। वाकई मैंने ऐसा नॉवलिस्ट नहीं देखा जिसने इस तरीके से ह्यूमन बींग्स की डिलाइनेशन शो की हो। और लिटरली जब मैंने इसकी हार्डी की कोर्स पढ़ी, आई वॉज जस्ट, मुझे इसकी कोर्स इतनी ज़्यादा पसंद थी कि थॉमस हार्डी की जितनी भी कोर्स हैं मैं पढ़ा करती थी एट दैट टाइम। स्टूडेंट लाइफ फिर स्टूडेंट ही होती है, वो बड़ी मज़े की लाइफ होती है। अगर इंसान उस दौर में सीखना चाहे बहुत कुछ सीख जाता है। मैंने इसकी कोर्स लिख कर दीवारों पर चिपकाई हुई थी, मुझे इसकी कोर्स इतनी अच्छी लगती थी। तो वो जो है क्या शो करता है कि ही स्टैंड सुप्रीम एंड हिज डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ प्लॉट सिचुएशन एंड सेटिंग्स रिवील द हैंड ऑफ अ सुपर क्राफ्ट्समैन। और जिस तरीके से उसकी जो डेप्थ हैंडलिंग ऑफ प्लॉट है, सिचुएशंस है और सेटिंग है, वो रिवील करती है हैंड ऑफ सुपर क्राफ्टमैन। उसके बाद वो क्या कहता है? द वर्ल्ड ऑफ हार्डीज नॉवल कंसिस्ट ऑफ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंग्लैंड टू विच ही गिव्स इट्स ओल्ड नेम वेसेक्स। उस साउथ वेस्ट इंग्लैंड को उसने ओल्ड नेम वेसेक्स दिया था, एंड सम अदर सिमिलर रूरल प्लेसेस, और इसी तरह अदर जो रूरल प्लेसेस थी, जो गांव की लोकेशंस थी, उसको भी वो जो है वेसेक्स का नाम देता है। Belonging to the rural working class, he was keenly interested in depicting the life of peasantry and advocating their beliefs and their values. अब वो क्योंकि वो बिलोंग करता था एक रूरल वर्किंग क्लास से, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो डिपिक्ट करे उस लाइफ ऑफ पीजेंट्री को, वो जो मजदूरों वाली ज़िंदगी थी, वो उस लाइफ को जो है वो शो करता था। एंड एडवोकेटिंग देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, अच्छा उसमें वो उनके बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को भी शो करेगा, जिसमें हम गॉडेस ऑफ अर्थ का जो बिलीफ है वो आपको आगे जाके नजर आएगा इस तरीके के। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो इतने ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं, उनके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, और वो उसी तरीके से उसी गुमान पे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। व्हेन ही वेंट आउट ऑफ हिज चोजन रीजन टू डील विद the civilized and sophisticated life of cities, his writing lost its natural gusto and became artificial and labor। और जब वो अपने चोजन रीजन से टू डील विद सिविलाइज्ड, वो जब अपने मतलब went out of his chosen region to deal with civilized and sophisticated of life of cities, यानी कि बाद में अब उसका मेन, हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है। हार्डी की जो स्पेशलिटी थी वो उसकी रूरल लाइफ थी, उसकी पीजेंट्री लाइफ थी। लेकिन जब वो जो है उसने मतलब उसको छोड़ के जो है सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ सिटीज के बारे में लिखना शुरू किया, तो उसने मतलब वो जो उसकी जो एक था, एक सुपर मतलब एक उसका जिसे कहना चाहिए नेचुरल गस्टो था, वो सब लॉस्ट हो गया एंड बिकेम आर्टिफिशियल।
and labored. As David Lindley points out, जैसे कि डेविड लिंडली जो है वो पॉइंट आउट करता है, Harding was the first English novelist to write about the countryside and its inhabitants in serious fashion. Hardy जो है वो फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट था जिसने कंट्री साइड के बारे में लिखा था और उसके इट्स इनहेबिटेंट्स इन अ सीरियस फैशन, और वो उसने उसके इनहेबिटेंट्स को एक सीरियस फैशन के तौर पर लिखा था. And obviously he drew constantly on the inspiration offered him by the people of the country in which he was born and spent most of his life. और फिर क्या था कि हार्डी जो है वो एक ऐसा इंग्लिश नॉवेलिस्ट था जिसने कंट्री साइड कहते हैं गांव की ज़िंदगी को, और उसके इनहेबिटेंट्स को इन सीरियस फैशन एक्चुअली उनके बिलीव्स को कहा जा रहा है, उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ को कहा जा रहा है, उनकी ट्रेडिशंस को कहा जा रहा है. And obviously he drew constantly on the inspiration offered him by the people of the country in which he was born and spent most of his time. और वो उसने constantly ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? बाय ऑफर्ड हिम बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, अपने इर्द गिर्द के लोगों से. हार्डीज नॉवेल्स कंटेन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन. अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब हम स्लाइड से पढ़ रहे थे, तो उसने एक्चुअली ये कहानियाँ कहाँ से ली थी? पुराने अखबारों से, ओल्ड पीपल से, जो वो जो है कहीं इन्स में उसकी किसी से मुलाकात होती थी, तो वो ओल्ड ट्रेडिशन जो पुराने लोग होते हैं ना, बूढ़े, वो इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं. तो ये सारे वेसेक्स के कॉन्सेप्ट उसने वहाँ से लिए थे. Hardy's novels contain a detailed description of scenes and places of interest in Dorsetshire, Wessex, as Diana Neal remarks. और हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स और प्लेसेस जो है वो उसके अंदर हैं जो कि इंटरेस्टेड है. डॉर्सेटशायर बेसिकली वेसेक्स ही है, ठीक है. डॉर्सेटशायर हो गया, साउथ इंग्लैंड हो गया या वेसेक्स हो गया, ये एक ही लोकेशन के तीन नाम हैं. As Diana Neal remarks, no other novelist can render the sights and smell of countryside with such evocative sensuousness. और कोई भी ऐसा नॉवलिस्ट नहीं है जो कि रेंडर करता है ऐसी साइट्स एंड स्मेल को ऑफ द कंट्रीसाइड इस तरह की सच एवोकेटिव सेंशुअसनेस को. The vicissitudes in his life of his characters are described as occurring against the background of scenes located in the countryside. और जितने भी vicissitudes in life of his characters हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एज अकरिंग अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सीन, जैसे वो अकर हो रहे हो एज अ बैकग्राउंड सीन लोकेशन लोकेटेड इन द कंट्री साइड, यानी कि वही गांव की जिंदगी, एक विलेज लाइफ को. इट इज द कंट्री साइड दैट अबाउंड्स इन वेरियस फेनोमेना ऑफ नेचर इन देयर चेंजिंग एस्पेक्ट्स. जाहिर बात है अगर उसने कंट्री साइड दिखानी थी और नेचर को एक होस्टाइल फोर्स के तौर पे दिखाना था, तो जाहिर बात है वो अब शहर में तो इस तरह की स्टोरी नहीं लिख सकता था. तो उसने गांव की लोकेशन को लेके, उसका बैकग्राउंड को लेके कंट्री साइड बैकग्राउंड लोकेशन के तौर पे इस कहानी को लिखा, और उसमें उसने वेरियस फेनोमेना ऑफ नेचर इन देयर चेंजिंग एस्पेक्ट्स उसने शो किया. देखिए ये वाली जो नेचर होती है ना, इसको कैपिटल एन के साथ लिखते हैं. एक ह्यूमन नेचर होती है, स्मॉल एन के साथ लिखा जाता है. लेकिन कुदरत कामला, कुदरत, नेचर, उसको कैपिटल एन के साथ लिखा जाता है. हार्डी ऑब्जर्व नेचर क्लोजली एंड प्रेजेंट्स इट इन हिज नॉवेल्स विद फिडेलिटी टू द डिटेल्स रिलेटेड टू इट. Though it seems often to share the feelings of man as a whole, it remains indifferent to his suffering. It is against the background of vast universe and that the drama of human life is enacted in Hardy's novel and the tragedy of their heroes and heroines take place. अब क्या होता है कि बेशक वो दो इट सीम ऑफन टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ मैन एज अ होल, वो मैन एज अ होल जो है मतलब फीलिंग्स ऑफ मैन एज अ होल वो शो करता है, लेकिन इट रिमेन्स इनडिफरेंट टू हिज सफरिंग, लेकिन वो हमेशा उसकी सफरिंग से इनडिफरेंट रहता है. इट इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ वास्ट यूनिवर्स के इंसान का ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनएक्टेड इन हार्डीज नॉवल, के ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो इनएक्टेड है हार्डी के नॉवल में. एंड द ट्रेजेडी ऑफ द हीरोज एंड हीरोइन टेक प्लेस, और किस तरीके से वो ट्रेजेडीज उसके हीरो एंड हीरोइंस की होती है. हार्डी प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ वास्ट एलिमेंटल फोर्सेस. हार्डी जो है एक वास्ट पिक्चर एलिमेंटल फोर्सेस की पोर्ट्रे करता है एंड शोज देयर वर्किंग ऑफ मैन लाइफ और ऑन मैन लाइफ, और वो शो करता है कैसे नेचर जो है या ये जो एलिमेंटल फोर्सेस होती हैं जो इंसान के इर्द गिर्द होती है, बेशक अब वो नेचर है, सर्कमस्टांसेस हैं, चांसेस हैं, कोइंसिडेंस है, वो खाली नेचर को नहीं देखता,
वो नेचर को इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात करता है। वो कहता है वो चांसेस, कोइंसिडेंस और एनवायरनमेंट के तौर पे भी इंसान के ऊपर हावी हो जाती है और फिर वो उसकी अनडूइंग्स की कॉज बनती है। तो वो कहते हैं कि वो किस तरीके से वर्किंग ऑन मैन लाइफ जो है उसको शो करता है। द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज शोन बाय हिम एज बीइंग शेयर्ड बाय एनवायरनमेंट अराउंड हिम। एक इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से शेप होता है, जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है, उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है। ऑफन सम नेचुरल ऑब्जेक्ट और सीन directs the moment of the story and gives the and guides the action of the character। और ऑफन बहुत सी नेचुरल ऑब्जेक्ट और सीन है जो कि डायरेक्ट करते हैं मोमेंट ऑफ द स्टोरी और गाइड करते हैं एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स को। As it is in the case of Agden Heath in The Return of the Native, in which two prominent characters Eustacia Y and Climb Your Bride। और जैसा कि इन केस ऑफ आप लोगों का जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, और सेम इज द केस जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो एग्जाम्पल देंगे वो टेस्ट की देंगे, टेस्ट ऑफ डिबरवलिस, और उसके अंदर आप बताएंगे कि वो किस तरीके से जो नेचर है वो उसके ऊपर कैसे हावी हो जाती है। वो कहता है कि टेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे टेक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव इन देयर नॉवल पार्टली बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू द ही। और वो जो है किस तरीके से जो मेन रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर वो जो केस ऑफ एग्डन हीथ था, हीथ बेसिकली रिटर्न ऑफ द नेटिव जिस इज ऑल्सो अ वेसेक्स नॉवल, लेकिन उसके वो जो लोकेशन थी उसकी जो शो की गई वो एग्डन हीथ थी। एग्डन हीथ्स जो है वो एज अ नेचर जो है रोल प्ले करती है यहाँ पे, एक सुपर नेचुरल पावर के तौर पर प्ले करती है। एग्डन हीथ या नेचर से जो इंसान मोहब्बत करता है तो वो उसको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, लेकिन जो इंसान उससे नफरत करता है वो इसको एक गलत इफेक्ट देती है, यानी कि उसको उसकी अनडूइंग्स का कॉज बनती है, उसको वो किल कर देती है। तो यहाँ पे एग्डन हीथ जो है एक वायलेंस फोर्स की तरह काम करती है अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग, अगेंस्ट द मोटिवेशंस या स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वो जो फोर्स है, वो जो एलिमेंटल फोर्स दिखाई गई इन द फॉर्म ऑफ एग्डन हीथ, वो अब काम करेगी इंसान के खिलाफ, जिसमें यूस्टेशिया वाई और क्लाइम योर ब्राइड का कैरेक्टर जो है वो सबसे आगे था रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर। तो वो क्या है, टेक ऑन कैरेक्टरिस्टिक दे हैव इन नॉवल पार्टली बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू द हीथ। और फिर मैं जब आपको नॉवल पढ़ाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखें एंड पे क्या हुआ था और किस तरीके से किस किस कैरेक्टर का डाउनफॉल हुआ, कितने कैरेक्टर्स को एग्डन हीथ ने किल कर दिया, कितने कैरेक्टर्स थे कि उनके बहुत बड़े बड़े इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े एम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वक्त और हालात जो है उनको क्रश कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हार्डी बताएगा। हार्डी डिफर्स फ्रॉम जॉर्ज मैराथन इन द मैरेडिथ नॉवेल्स, great importance is attached to man than to the universe around him. Whereas for Hardy, the natural universe is much more important than man and his society, and also quite unintelligible to him. अब देखिए यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ रहा है हार्डी का किसके साथ, जॉर्ज मैरेडिथ के साथ। अब हार्डी जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो जॉर्ज मैरेडिथ से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि जॉर्ज मैरेडिथ जो है वो इम्पोर्टेंस किसको देता है, मैन को, देन टू द यूनिवर्स अराउंड हिम। वो कहता है मैन ज़्यादा पावरफुल है देन द यूनिवर्स, लेकिन हार्डी कहता है नहीं भाई, ये जो यूनिवर्स है ना, नेचुरल यूनिवर्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन मैन and his society and also quite unintelligible to him। unintelligible एक ऐसी फोर्स जो इंसान की समझ से बाहर है भाई, इंसान ना तो उसको समझ सकता है ना उसके खिलाफ फाइट कर सकता है, ठीक है। तो वो कहता है नहीं भाई हार्डी कि ये नेचुरल यूनिवर्स है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देन मैन और उसकी जो सोसाइटी, ठीक है। और इंसान को इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, इंसान को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो नेचर इंसान से मांग रही है उसको वो देना पड़ेगा। और नेचर की एक ऐसी पार है जो कि अनइंटेलिजिबल है, इंसान की समझ से बाहर है, ठीक है, इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो जबकि जॉर्ज मैरेडिथ कहता नहीं भाई, इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी बनाता है, ठीक है। हम दो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो ये है कि जी बस जी ज़िंदगी में जो लिखा है जी वही होके रहना है, ठीक है, इंसान कुछ भी कर ले बस ऐसे ही रहना है, ठीक है। बाज़ औक़ात तो पहले ही कह देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, लेकिन कुछ इंसान, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर एक एनर्जी होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से फाइट करके आगे जाते हैं। तो देयर आर मैनी मैनी कॉन्सेप्ट्स,
ठीक है। तो हार्डी का जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं था, उसका पैसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट। वो कहता था नहीं नहीं, ये जो नेचर है ना आप इसको नहीं समझ सकते। ट्रेजेडी इज हार्डीज फोर्ट। ठीक है, ट्रेजेडी एक्चुअली हार्डीज फोर्ट था। हार्डी फोर्ट किसे कहते हैं? किला। और यहाँ पे ये उसकी स्पेशलिटी थी, यहाँ पे स्पेशलिटी के मीनिंग्स में आएगा। He presents man's struggle and suffering in the face of hostile universe। वो शो करता है कि ये hostile universe जो है उसके अगेंस्ट जो है मैन की स्ट्रगल और सफरिंग कितनी ज़्यादा है, कि किस तरीके से इंसान फेस करता है। एंड अल्टीमेटली अनकाउंटरिंग डिफीट एंड डेथ एट द हैंड्स ऑफ फेट एंड सर्कमस्टांसेस। और इंसान किस तरीके से हारता है और उसकी डेथ होती है एट द हैंड्स ऑफ फेट एंड सर्कमस्टांसेस। हैचर्ड एंड टेस्ट आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच सफरिंग पर्सन। और इसी तरीके से हैचर्ड और टेस्ट जो है, टेस्ट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सिलेबस में है। तो फॉर हार्डी लाइफ इज एसेंशियली ट्रेजिक एंड मैन डेस्टिनी इज गवर्न्ड बाय आयरनी ऑफ द circumstances over which he has no control. Several of Hardy's major novels, such that the result of the return of the native, the mayor of Casterbridge, the Woodlanders, and Tess of D'Urbervilles are tragedies and abound in element of gloom and despair, intensified by the death of their central figure. अब उसके जो मेजर नॉवेल्स हैं जिसमें हम रिटर्न ऑफ द नेटिव देखते हैं, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द वुडलैंडर्स और टेस ऑफ डबरवलिस देखें, ये ऐसी ट्रेजेडीज हैं जो कि अबाउंड है इन एलिमेंट ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर। इसके अंदर एक्सट्रीम किस्म का ग्लूम और डिस्पेयर शो किया गया है और जो कि इंटेंसिफाई करता है डेथ को ऑफ देयर सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है एट द एंड। द ट्रेजेडी इन हार्डीज नॉवल ट्रांसेंड्स द प्योरली लोकल एंड इंडिविजुअल and seems to engulf the whole human race in the cosmic sweep. It is caused by the defeat of human beings at the hands of vast and powerful forces of nature, universe और providence. अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि ट्रेजेडी जो है हार्डी के नॉवल में वो ट्रांसेंड करती है प्योरली लोकल और इंडिविजुअल, और वो सीम्स टू एनगल्फ द होल ह्यूमन रेस इन इट्स कॉस्मिक स्वीप। और वो जो है एनगल्फ करती है होल ह्यूमन रेस को अपनी कॉस्मिक स्वीप में। और वो कॉज करती है बाय डिफीट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट द हैंड्स ऑफ वास्ट एंड पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर, यूनिवर्स और प्रोविडेंस। और वो शो करता है इंसान की डिफीट को, कि इंसान किस तरह हारता है एट द हैंड ऑफ वास्ट एंड पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर, यूनिवर्स या फिर प्रोविडेंस के हाथों। In presenting human life as tragedy, Hardy may be said to be expressing his pessimism and his gloomy view of life. He seems to have a Manichaean belief in an inevitable presence of evil in the universe, which annihilates the good with its cruel hands. The roots of Hardy's pessimism may be thought to be lying, like Matthew Arnold, in the condition existing in his age. That compromise rapid advancement of science and consequent loss of old religious faith and long cherished values of life. और जब वो प्रेजेंट करता है ह्यूमन लाइफ को एज अ ट्रेजेडी, तो हार्डी मे बी सेड टू एक्सप्रेसिंग हिज पैसिमिज्म। हो सकता है कि हार्डी जो है एक्सप्रेस करता है अपनी पैसिमिज्म को या अपने ग्लूमी ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ को, तो वो ही सीम्स टू हैव अ मैकेनियन बिलीफ। तो शायद उसके अंदर मैनिकन बिलीफ जो है वो शो करता है इन इनएविटेबल प्रेजेंस ऑफ इवल। वो कहते हैं कि ये इनएविटेबल प्रेजेंस है इवल इंसान के इर्द गिर्द और इन द यूनिवर्स, जो कि विच इनहेलेट्स द गुड विद इट्स क्रूअल हैंड, जो कि इनहेलेट करता है गुड को विद इट्स क्रूअल हैंड, अपने क्रूअल हैंड से उसको किल कर देता है, इनहेलेट कर देता है। द रूट्स ऑफ हार्डी पेसिमिज्म मे बी थ्रू आउट टू बी लाइंग लाइक मैथ्यू आर्नल्ड इन द कंडीशन एग्जिस्टिंग इन हिज एज। और ये जो रूट्स थी जो हार्डी की पेसिमिज्म थी, शायद कि वो जो है थॉट टू बी लाइंग लाइक मैथ्यू आर्नल्ड, जो कि इन कंडीशन एग्जिस्टिंग उसकी एज में जो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, शायद हार्डी की पेसिमिज्म उसी से रिलेट करती है, जो कि कॉम्प्रोमाइज करती है जो कॉम्प्राइज करती है एक रैपिड एडवांसमेंट ऑफ साइंस को और कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ ओल्ड रिलीजियस फेथ एंड लॉन्ग चेरिश वैल्यूज ऑफ लाइफ। बेसिकली हार्डी का पेसिमिस्टिक व्यू क्यों था, वो क्यों कॉम्प्राइज किया था इस तरह का व्यू, क्योंकि एक रैपिड एडवांसमेंट हो गई थी साइंस की, और लोग जो है जब साइंस एडवांस हो गई तो इंसान का जो है वो जो फेथ है ना अपने ओल्ड रिलीजियस फेथ जो है वो ख़त्म हो गया था एंड लॉन्ग चेरिश वैल्यूज ऑफ लाइफ। और इसी के साथ साथ वो जो लॉन्ग वैल्यूज ऑफ चेरिश लाइफ थी वो भी ख़त्म होकर रह गई थी। हार्डी हिमसेल्फ सफर्ड फ्रॉम अ लॉस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, और हार्डी खुद भी जो है वो सफ़र किया बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ बिलीफ, एंड विच वॉज फॉलोड बाय द अडॉप्शन ऑफ अ बिलीफ इन एन इम्पर्सनल फेथ
जो कि फॉलो किया एक एडॉप्शन ऑफ अ बिलीफ जो कि एक इम्पर्सनल फेथ थी, विच इज कन्वेड इन सेवरल ऑफ हिज नॉवल. हिज disgust at the modern life and civilization may be said to be responsible for his loss of faith and growth of pessimistic outlook. Because of his pessimistic outlook, Hardy restricts the scope of human endeavor and makes it outcome subject to chance, coincidence, accident, and working of malignant fate. इसको जरा अंडरलाइन करें. और ये जितने भी यहाँ पे अभी वोकैबुलरी वर्ड्स है ना, चांस, कोइंसिडेंट, एक्सीडेंट, वर्किंग ऑफ मैलिग्नेंट फेट, लिखे हैं इसको अपने बुक के ऊपर. ये इसी तरीके से नेचर आएगी अभी आपके आगे नॉवेल्स के अंदर, और वो इन्हीं 4 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आएगी. किस तरीके से वो इंसान की लाइफ में इन्वेड करेगी और किस तरीके से. अब ये हार्डी के नॉवल पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा फिर, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, नहीं तो आपको नॉवल समझ नहीं आएगा कि वो किस तरीके से डाउनफॉल होता है. ठीक है, तो इस वजह से इनको ये जो आपके वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं ना हर नॉवल के, वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं. इनको लिखा करें कि इस नॉवल के वोकैबुलरी वर्ड्स ये हैं. तो जब आप एक पेज के ऊपर वोकैबुलरी वर्ड्स लिख लेंगे ना, तो वर्ड्स के साथ कॉन्सेप्ट्स भी आपके सामने आ जाएंगे. तो ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आज आपने एक पेज के ऊपर लिख के, और जो आपकी मेन बुक है उसके एक साइड पे जो आपको मैंने कहा स्टिकी नोट्स बड़े वाले लिया करें, और उन पर लिख के और अपने बुक्स के ऊपर ऐड किया करें. एक बुक रखें. तो ये आपने वोकैबुलरी वर्ड्स आज ऐड करने हैं. इसके अंदर जो मेन आपको न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना रिलेटेड टू नॉवेल्स, उसको आपने ऐड करना है. These things play a significant role in all his novel and shape the destiny of the character. The excessive use of these elements takes off much of the effectiveness of his tragedies because they overshadow of action of man. और यही excessive use of these elements था क्या? Chance, coincident, accident, working of malignant fate. इंसान की तकदीर, उसकी फेट, उसकी किस्मत भी तो एक्चुअली उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है, या तो उसकी फेवर में काम करती है या उसके अगेंस्ट काम करती है. तो वो कहता है इस तरह की फोर्सेस हैं, कुछ इवल फोर्सेस भी हैं जो इंसान के अगेंस्ट काम कर रही होती है, और वो नेचर की सूरत में ही इंसान के सामने आती है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर वो शो करता है. तो वो क्या कहता है कि वो ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ दिस एलिमेंट जो है वो उसकी effectiveness of tragedies को और ज़्यादा बढ़ा देती है because they overshadow the actions of the man. क्योंकि action of the man को वो overshadow कर जाती है. ठीक है, which are supposed to lead tragic consequence. और फिर जो है जो सपोज की जाती है कि ये वो effective forces हैं जो कि इंसान के tragic consequence किसे कहते हैं? रिजल्ट्स को, नताइज को. ठीक है, तो ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस तक चला जाता है इंसान या उसके नतीजे या ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंट एज अ रिजल्ट उसकी ट्रेजेडी हो जाती है. कैरेक्टर्स लाइक हैचर, जूड एंड टेस suffer much in life, not only because of their own mistake or weaknesses, but also because of the circumstances prevailing around them and the cruel hands of fate pushing them towards their doom. अब अगर हम अच्छा टेस्ट ऑफ डिबर्वल जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या टेस्ट एक प्योर विमेन थी या नहीं थी. तो अकॉर्डिंग टू हार्डी कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर हम देखें तो अपनी मिस्टेक्स और वीकनेसेस के बावजूद जो टेस्ट थी एक्चुअली उसके इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि वो मजबूर हो गई थी, और फिर फाइनली जो आखिरी वार किया नेचर ने उसके ऊपर वो फेट का था, और अपनी फेट की वजह से जो है ना वो उसका डाउनफॉल हुआ, और एट द एंड उसकी बड़ी बुरी ट्रेजेडी हुई थी. Hardy is the master in the art of characterization and portrays his character faithfully through their manner, speech, and other distinguished features. However, only his major characters are portrayed with a psychological insight, and minor ones being used to provide some comic relief and chorus-like commentary on the existing situations. ये आपको फिर मैं आगे बताऊंगी एग्डन हीथ और ये सारे जितने कॉमिक कैरेक्टर्स थे, बट मोस्ट ऑफ देम स्पेशली द माइनर वंस कंप्राइजिंग द रस्टिक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे. जो वहाँ के जो रस्टिक्स थे, वहाँ के जो इलाकाई लोग थे, वो हम देखेंगे कि वो कॉमिक रिलीफ एक पोर्ट्रे करते हैं. हार्डली एवर कम अंडर द purview of his analytical serenity. In fact, Hardy is more interested in portraying the elemental parts of the universe and the world around him than individual character. वो एक्चुअली ज़्यादा क्या पोर्ट्रे करना चाहता था? एलिमेंटल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. अब हार्डी का जब नॉवल पढ़ेंगे तो कैरेक्टर्स को कम फोकस कीजिएगा, जो उसके इर्द गिर्द जो सर्कमस्टांस होगा ना, एग्डन हीथ किस तरीके से उसके अगेंस्ट काम कर रही है, या
तो उसको आपने ज़्यादा देखना है, नहीं तो आपको ये फिर नॉवल समझ नहीं आएगा. मोर ओवर ही ऑफन एम्प्लॉयज हिज कैरेक्टर एज माउथ पीसेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ. Another characteristic of Hardy's characterization is his greater concern with men or women as a whole than a particular man or woman. According to Ernest Becker, his chief character is man and the play existence. और वो कहता है कि उसका चीफ कैरेक्टर जो है मैन है और जो प्ले है वो एग्जिस्टेंस है. इसमें बेटा कोट्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं. इन कोट्स को आपने एक पेज के ऊपर लिखना है. Hence, to give his interpretations to existence, his view on interplay of man and nature, Hardy chooses his human types from those who are closest to nature, those in whom the primitive impulses are strongest. Instead of remaining preoccupied with the psychological complexities of his character, Hardy shows the struggle between these characters and the indifferent universe they have been thrown into by accident of their birth. The plots of Hardy's novels are constructed with great skills and reveal his inventive powers, but they are often marred by elements of improbability, implausibility, casuality, and excessive use of coincidence. These plots comprise both the internal and external conflict and often present a blend of these two types of conflict, as in Mayor Casterbridge. Sudden shift from one scene to another put a strain of common reader attention. However, a careful arrangement of various event situations has been helpful in imparting a unity to the structure of his novel. Despite the complex nature of these structures, on the whole, Hardy makes his plot serve as compact unit to convey his tragic view of life. And all the scenes and events lead towards a climax which embodies his view. There can no doubt about the merit Hardy's art as a novelist, despite certain shortcomings that it may betray. As a storyteller, as a constructor of plot, as a delineator of character, and as a painter of scenes and situations, he is simply superb. His pessimism and his predilection for tragedy may not be palatable to many, but the authenticity of his treatment of human life and genuineness of his concern for the tragic destiny of man are beyond dispute. His greatness as a novelist lies in his cosmic view of life and the beauty of dignity of his best work. His view of malignant fate and hostile nature may be a bit too gloomy to be easily acceptable, but his concern for the depiction of the pitiable lot of man in his world is admirable indeed. नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट्स में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ. इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक्स ज़रूर इसमें पढ़ लीजिएगा. यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस है, ये आप घर में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा. बाकी आपको वैसे ही काफ़ी डिटेल